अब ये प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स डिस्केरियासिस जो है ये हम फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पैथोमा से देखेंगे। इसमें सबसे पहला मल्टीपल माइलोमा जो अभी हमने किया, ये मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है प्लाज्मा सेल्स की जो बोन मैरो में होती हैं। इसमें मोस्ट कॉमन जो है वो प्राइमरी मैलिग्नेंसी है बोन की, यानी ये बोन की बहुत ही कॉमन और प्राइमरी मैलिग्नेंसी है मल्टीपल माइलोमा, और मेटास्टेटिक कैंसर है। हाउएवर ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट लेजन है बोन की ओवरऑल मैलिग्नेंट, ठीक है। हाई सीरम इंटरल्यूकिन 6 जो है ना ये समटाइम इसमें प्रेजेंट होता है और ये प्लाज्मा सेल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और इम्यूनोग्लोबुलिन की प्रोडक्शन भी यही इंटरल्यूकिन 6 करवाता है। अब क्लिनिकल फीचर्स हैं उसके, कुछ बोन पेन होता है लेकिन हाइपर कैल्सीमिया के साथ। न्यूप्लास्टिक प्लाज्मा सेल्स जो है ना वो RAN के रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देंगे। ये रिसेप्टर हमें पता है हमारे ओस्टियोक्लास्ट के ऊपर होता है, तो इसके नतीजे में ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होंगे और बोन की डिस्ट्रक्शन करवाएंगे। तो लाइटिक पंच्ड आउट स्केलेटल लेजन हमें एक्सरे पे नज़र आती हैं। जैसे हम फिगर देखें तो इस ए फिगर में देखें मल्टीपल माइलोमा में ये स्कल में पंच्ड आउट लेजन ये देखें नज़र आ रही है सुराख से। स्पेशली ये लेजन वर्टिब्री और स्कल में मिलती हैं और इनका रिस्क जो है ये फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ा देती है। नंबर 2, सीरम प्रोटीन्स हमें बढ़े हुए मिलेंगे एलिवेटेड। जो न्यूप्लास्टिक प्लाज्मा सेल्स हैं ना वो असल में इम्यूनोग्लोबुलिन बना रहे होते हैं। एम स्पाइक इसको कहते हैं। एम स्पाइक हमें मिलेगी सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, SPE पे हमें एम स्पाइक मिलती है जो मोस्ट कॉमनली मोनोक्लोनल IgG या IgA की वजह से है। तीसरा क्लिनिकल फीचर है कि इसमें इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है इनकी एंटीजेनिक डाइवर्सिटी नहीं होती, तो इसी वजह से इन्फेक्शन जो है ये बहुत ही मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का मल्टीपल माइलोमा में। देखिए ये किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट नहीं होती ना, तो वो किल नहीं कर पाती इन्फेक्शन को। नंबर 4, रोलेक्स फॉर्मेशन RBCs की हमें ब्लड स्मेयर पे मिलती है। ये इंक्रीज सीरम प्रोटीन जो है वो असल में कम कर देता है चार्ज को जो RBCs के दरमियान होता है, उसी वजह से हमें रोलेक्स फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें देखिए बी फिगर में यहाँ पे रोलेक्स फॉर्मेशन दिखाई गई है क्योंकि इनका चार्ज जो है आपस में कम हो गया है। क्यों कम हुआ है? प्रोटीन जो बढ़ गई है सीरम में इस वजह से। उसके बाद इसके अलावा प्राइमरी जो अमाइलोइडोसिस है, फ्री लाइट चेन वो हमें मिलेगी, लाइट चेन वाली। फ्री लाइट चेन जो है वो सीरम में सर्कुलेट करेंगी और टिश्यूज़ में डिपॉजिट होंगी। एंड नंबर 6 हमें प्रोटीन यूरिया मिलता है, यानी फ्री लाइट चेन यूरिन में भी एक्सक्रीट होंगी बेंस जोन्स प्रोटीन बन के। किडनी ट्यूब्यूल्स में इनकी डिपोजिशन होती है तो ये रिस्क दे देती है रीनल फेलियर का, इसको माइलोमा किडनी कहते हैं। अब हम इरफान मसूद से भी प्लाज्मा सेल डिस्केरियास देखेंगे। सबसे पहले मल्टीपल माइलोमा इंट्रोडक्शन गिवन है इसमें कि ये असल में प्लाज्मा सेल का न्यूप्लाज्म है जिसमें प्लाज्मा सेल्स बनते हैं B सेल्स में से, ठीक है। ये ज़्यादातर सिम्टमेटिक होता है और ये मोनोक्लोनल गैमोपैथी है, यानी एक ही तरह के इसमें क्लोन्स बनते हैं, ठीक है। और ये 1% ऑफ ऑल कैंसर है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इसका ज़्यादातर इंसिडेंस मेन में है, ओल्डर एडल्ट्स वाले में, और अफ्रीकन डिसेंट के लोगों में। पीक एज इसकी 70 सालों की होती है, लेकिन ये इसके अलावा 40 ईयर्स की कम वाली उम्र वाले लोगों में ये रेयर है। इसकी पैथोजेनेसिस किस तरह है कि नॉर्मल कंडीशन में हमारे प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो यूजुअली पॉलीक्लोनल होते हैं। हमें पता है कि सिंगल क्लोन जो है प्लाज्मा सेल का वो डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgG बना रहा होता है, लेकिन मल्टीपल माइलोमा में ये प्लाज्मा सेल मोनोक्लोनल बन जाते हैं। दैट इज़ कि सिर्फ सिंगल जो क्लोन है प्लाज्मा सेल्स का वो आइडेंटिकल एक जैसी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाएगा। अब ये मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम M प्रोटीन्स कहते हैं या फिर पैरा प्रोटीन्स। मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो M स्पाइक शो करती हैं प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। मोस्ट जो कॉमन टाइप्स है मोनोक्लोनल IgG या पैरा प्रोटीन्स की, वो IgG ज़्यादातर 55% बनती हैं, 25% IgA, 22% लाइट चेन ओनली। उसके बाद जेनेटिक्स, तो प्रोलिफरेशन और सर्वाइवल माइलोमा सेल्स का जो है ना वो सेवरल साइटोकाइंस के ऊपर डिपेंड करता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो इंटरल्यूकिन 6 साइटोकाइन है, अभी हमने देखा पैथोमा में। मोस्ट कॉमन कैरियोटाइपिक एबनॉर्मलिटीज़ हमें जो मिलती हैं वो है 13q की डिलीशन
और इसके अलावा ट्रांसलोकेशन हो जाती हैं जो कि IgG की हैवी चेन लोकस को इन्वॉल्व करती हैं ऑन 14q32। तो ये वाली ट्रांसलोकेशन भी मिल सकती है या 13q वाली डिलीशन। क्लिनिकल फीचर हमें क्या मिलते हैं, डिफरेंट है। स्केलेटल सिस्टम में हमें मल्टीफोकल डिस्ट्रक्टिव यानी लाइटिक बोन ट्यूमर्स मिलेंगे या लेजन्स भी कह सकते हैं। बोन पेन और हाइपर कैल्सीमिया क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ गई है। पैथोलॉजिक फ्रैक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। कॉमन साइट इसकी याद रखिएगा एक्सियल स्केलेटन है, वर्टिब्रल कॉलम में ज़्यादातर 66%, रिब्स भी अफेक्ट होती हैं, स्कल, पेल्विस और फीमर। हेमाटोलॉजिक फाइंडिंग्स भी होती हैं, उनमें क्या मिलेगा हमें, नॉर्मोसाइटिक अनीमिया होगी, रोलेक्स फॉर्मेशन होगी। वो क्यों होती है, क्योंकि चार्ज लॉस्ट हो गया है, क्योंकि सीरम में प्रोटीन्स बढ़ गई हैं, इंक्रीज सीरम एम प्रोटीन्स की वजह से। इंक्रीज एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट 100 से ज़्यादा ESR मिलेगा। कोएगुलोपैथी मिलेगी और ब्लीडिंग टाइम इनका बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा है ब्लीडिंग टाइम, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर भी इनहिबिट हुआ है। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ जो है ना वो प्लेटिलेट्स के अगेंस्ट भी तो बनी है, तो प्लेटिलेट की एग्रीगेशन को भी डिफेक्टिव कर रहा है ये, तो इसीलिए ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा और कोएगुलोपैथी भी मिलती है हमें। इसके अलावा कौन से क्लिनिकल फीचर्स होंगे, रीनल डिजीज़। देखिए बेंस जोन्स नेफ्रोपैथी, बेंस जोन्स प्रोटीन रेफ़र करती हैं कि ये लाइट चेन प्रोटीन्स होती हैं जो यूरिन में मिलती हैं हमें। ये BJ प्रोटीन्स जो है ना ये कास्ट नेफ्रोपैथी करवाती हैं, जो कि रीनल फेलियर होता है जब टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा होता है फिल्टर्ड लाइट चेन्स का। BJ प्रोटीन्स हमारे ट्यूबुलर एपिथेलियम को डैमेज करती हैं और इंट्रा ट्यूबुलर मल्टी न्यूक्लिएट जाइंट सेल रिएक्शन करवा देती है। उसके अलावा नेफ्रोकैल्सिनोसिस, देखिए नेफ्रोकैल्सिनोसिस जो है वो रीनल फेलियर की तरह प्रेजेंट करता है मल्टीपल माइलोमा में, ठीक है। ये असल में मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है ट्यूबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन्स की, जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट्स में होगा किडनी में, उनकी मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। अगला क्लिनिकल फीचर है अमाइलोइडोसिस। अब अमाइलोइडोसिस जो है ना वो लाइट चेन टाइप वाली होगी। ये क्यों होती है, क्योंकि अमाइलोइडोजेनिक IgG लाइट चेन्स की सिक्रीशन हो रही है और ये जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरह प्रेजेंट करेगी। इसके अलावा इन्फेक्शंस भी होते हैं, ये बहुत कॉमन कॉज डेथ का मल्टीपल माइलोमा में इन्फेक्शंस होते हैं। क्यों होता है रिकरेंट इन्फेक्शन, क्योंकि नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स ही नहीं बन पा रही। स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाज, स्टेफिलोकोकस ओरियस, ई कोला ये कॉमन पैथोजेंस है। और याद रखिएगा सेलुलर इम्यूनिटी हमारी वैसे अनअफेक्टेड है। फिर इसकी मॉर्फोलॉजी है, जब हम मॉर्फोलॉजी भी देखेंगे तो हमें नॉर्मल मैरो सेल्स जो होंगे ना वो रीप्लेस नज़र आएंगे बाय द प्लाज्मा सेल्स। जैसा हमने बेसिक में पिक्चर भी देखी तो मोर देन 10% हमें प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे बोन मैरो में। प्लाज्मोब्लास्ट जो होंगे उनका बिजार मल्टी न्यूक्लिएट जाइंट सेल के साथ वो होंगे। फ्लेम सेल्स यानी सेल्स विथ फायरी रेड साइटोप्लाज्म, ये इसकी मॉर्फोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मिलेंगे हमें। इसके अलावा मॉट सेल्स, ये मल्टीपल ग्रेप लाइक साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, अंगूर की तरह के साइटोप्लाज्म में ड्रॉपलेट्स, इनको मॉट सेल्स कहते हैं, ये मिलेंगे। रुसल बॉडीज़ PAS पॉजिटिव पीरियोडिक एसिड शिफ्ट पॉजिटिव इंट्रासाइटोप्लाज्मिक IgG कंटेनिंग इंक्लूजन्स होती हैं। एंड डचर बॉडीज़ जो कि PAS पॉजिटिव इंट्रा न्यूक्लियर IgG कंटेनिंग इंक्लूजन, वो साइटोप्लाज्म में, ये न्यूक्लियस में है। तो ये डिटेल वैसे हमने अभी कहीं भी नहीं पढ़ी, लेकिन हर्षमोहन में ये पॉइंट्स लिखे थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लें कि कौन सी सेल्स और बॉडीज़ मिलते हैं हमें मल्टीपल माइलोमा में। IgG वाली इंक्लूजन्स अगर न्यूक्लियस में होंगी तो डचर बॉडीज़, साइटोप्लाज्म में तो रुसल बॉडीज़। साइटोप्लाज्म में अगर ग्रे ब्लैक ड्रॉपलेट्स में नज़र आ रहे हैं तो मॉट सेल्स, फायरी रेड साइटोप्लाज्म है तो फ्लेम सेल्स। अब कुछ लैब फाइंडिंग्स गिवन है। प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करेंगे तो सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें IgG सीरम में ज़्यादा मिलेगी 3 ग्राम पर डेसीलीटर की निस्बत, और यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें बेंस जोन जो लाइट चेन्स है ना वो ज़्यादा मिलेंगी यूरिन में, मोर देन 6 ग्राम पर डेसीलीटर। उसके अलावा हम कौन सी लैब फाइंडिंग्स करते हैं, प्लाज्मा सेल्स हमें ज़्यादा मिलेंगे मोर देन 10% ऑन द बोन मैरो बायोप्सी पे, बोन मैरो में
10% से ज़्यादा प्लाज्मा सेल्स, 100 से ज़्यादा हमें ESR मिलेगा। एनायन गैप इसमें देखिए कम हो जाता है। β2 माइक्रोग्लोबुलिन ये कोरिस्पॉन्ड करता है टू डिजीज़ सिवियरिटी, ठीक है, ये उसका इंडिकेटर होता है। इसके अलावा BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी हमें इंक्रीज मिलेगी, क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ होगा, टोटल प्रोटीन भी बढ़े हुए होंगे और नॉर्मल एल्ब्यूमिन के साथ। लास्ट हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाता है। तो ट्रांसप्लांट कैंडिडेट्स जो होते हैं वो होते हैं जो 70 की एज से कम के पेशेंट हो, ठीक है, तो उनमें हम हाई डोज कीमोथेरेपी देंगे और हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। दूसरे नॉन ट्रांसप्लांट कैंडिडेट जो कि 70 की उम्र से ज़्यादा वाले लोग हैं, तो उनमें हम मेल्फेलन के साथ प्रेडनिसोलोन देते हैं। इसके अलावा प्लस थैलिडोमाइड या लेनालिडोमाइड। अब एडजुवेंट हम क्या दे सकते हैं? बोन के लिए बिस्फोस्फोनेट्स, अनीमिया के लिए ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, एरिथ्रोपोइटिन भी दे सकते हैं। इन्फेक्शन के लिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और रीनल जो मसला हुआ है उनके लिए हम कहेंगे कि एनसेड्स को अवॉइड करें और IV कंट्रास्ट को भी रिहाइड्रेट करें और एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक लिया करें। इसके अलावा डायलिसिस हम इंडिकेट करेंगे अगर पेशेंट को अक्यूट रीनल फेलियर हो चुका है तो। दैट्स इट। उसके बाद है मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनसर्टेन सिग्निफिकेंस, MGUS। ये असल में मोस्ट कॉमन मोनोक्लोनल गैमोपैथी है। ये कैरेक्टराइज होती है कि इसमें ना स्मॉल IgG-M स्पाइक मिलती है हमें एल्डरली पेशेंट्स में, ठीक है। अब इसमें जो है ना रिस्क बढ़ जाता है, इंक्रीज रिस्क होता है ऑफ कन्वर्जन ऑफ मल्टीपल माइलोमा एट द रेट ऑफ 1% पर ईयर। इसकी डायग्नोसिस जो हम कैसे करते हैं? जो सीरम का मोनोक्लोनल प्रोटीन है वो 3 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होंगे, यूरिनरी बेंस जोन्स हमें नहीं मिलेंगी, प्लाज्मा सेल्स भी 3% से कम होंगे बोन मैरो में, और सिम्टम्स भी कोई भी नहीं होता इसमें। तो बस ये जो है ना आगे जाके मल्टीपल माइलोमा करवाता है और इसको हम MGUS कहते हैं। तो इसमें भी देखें MGUS इंक्रीज सीरम प्रोटीन्स विथ M स्पाइक ऑन द सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हमें M स्पाइक मिलेगी। बाकी जो फीचर्स हैं मल्टीपल माइलोमा के वो इसमें नहीं होंगे, यानी ना तो इसमें बोन की लाइटिंग लेजन्स होंगी, ना ही हाइपरकैल्सीमिया, ना एमाइलॉइड होगा, ना बेंस जोन्स प्रोटीन यूरिया। बस कॉमनली ये एल्डरली में मिलता है 5%, 70 साल के ज़्यादा उम्र के लोगों में, और 1% ये MGUS जो है ना वो डेवलप 1% पेशेंट MGUS डेवलप करते हैं मल्टीपल माइलोमा, यानी जिनको MGUS होगा वो आगे जाके मल्टीपल माइलोमा बन जाएगा। हर साल जो है 1% ऐसे लोगों में होता है। उसके बाद आता है लिम्फोप्लाज्मासाइटिक लिम्फोमा। इसको जो है हम वेल्डेनस्टॉर्म्स मैक्रोग्लोबिनीमिया भी कहते हैं, WM, ठीक है। ये असल में क्या है? ये लिम्फोप्लाज्मासाइटिक लिम्फोमा असल में B सेल का नियोप्लाज्म है जो कि ओल्डर लोगों में होता है, यूजुअली 6 या 7th डिकेड ऑफ लाइफ में होता है। आल्दो बियरिंग अ सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस टू CLL या SLL के साथ इसकी रिजेम्बलेंस है, लेकिन ये डिफ़र करता है कि इसमें ना सब्सटेंशियल फ्रैक्शन ऑफ ट्यूमर सेल्स में टर्मिनल डिफरेंशिएशन होगी इनटू प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, यानी ये ट्यूमर सेल्स जो है आगे जाके प्लाज्मा सेल्स बन जाएंगे। मोस्ट कॉमनली प्लाज्मा सेल कंपोनेंट सिक्रीट करेगा मोनोक्लोनल IgM, ऑफन इन अमाउंट्स जो सफिशेंट होती हैं और जो कि हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम कॉज करवाएं, जिसको हम कह रहे हैं वाल्डेनस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबिनीमिया। अनलाइक द मल्टीपल माइलोमा, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है ना वो स्टेम करती है फ्री लाइट चेन्स की सिक्रीशन की वजह से। फॉर एग्जांपल रीनल फेलियर होगा और अमाइलोइडोसिस, तो ये जो होती है ना ये कॉम्प्लिकेशन इसमें रिलेटिवली रेयर होंगी और बोन डिस्ट्रक्शन इसमें बिल्कुल होती ही नहीं है। पैथोजेनेसिस देखें तो वर्चुअली सारे जो केसेस हैं लिम्फोप्लाज्मासाइटिक लिम्फोमा के, उनमें एक्वायर्ड म्यूटेशन MYD88 में आ जाती है। MYD88 एडाप्टर प्रोटीन को इनकोड करता है जो सिग्नलिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती है और NF-κB को एक्टिवेट करती है, और इसके अलावा ये ऑल्सो ऑगमेंट करती है सिग्नल डाउन स्ट्रीम ऑफ द BCR IgG कॉम्प्लेक्स। दोनों जो है ये प्रोमोट करते हैं ग्रोथ को और सर्वाइवल करवाते हैं ट्यूमर सेल्स का। मॉर्फोलॉजी पे हमें टिपिकल जो मैरो होगा उसमें हमें इनफिल्ट्रेट मिलेंगे लिम्फोसाइट्स के, प्लाज्मा सेल्स और प्लाज्मासाइटोइड लिम्फोसाइट्स वेरिंग प्रोपोर्शंस में। ऑफन इसके साथ हमें मास्ट सेल हाइपरप्लेजिया भी मिलेगा। कुछ ट्यूमर्स जो है ना उनमें आल्सो होगी पॉपुलेशन ऑफ लार्जर लिम्फोइड सेल्स
with more vesicular nuclear chromatin and prominent nucleoli। ठीक है, वेजिकुलर न्यूक्लियर क्रोमेटिन होगा और बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई भी मिलेगा जो लार्जर लिम्फोइड सेल्स होंगे उनमें, कुछ ट्यूमर्स में। ठीक है, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट पॉजिटिव इंक्लूजन्स जिनमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं वो भी फ्रीक्वेंटली देखी जाती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इनको हम रुसेल बॉडीज़ कहते हैं, या फिर अगर न्यूक्लियस में मिलेंगी तो हम इनको डुचर्स बॉडी कहेंगे। इस तरह की ये इंक्लूजन कुछ प्लाज्मा सेल्स में हमें मिलेंगी। अब डायग्नोसिस के टाइम पे ट्यूमर जो है वो यूजुअली लिम्फ नोड की तरफ, स्प्लीन और लिवर की तरफ डाइसेमिनेट कर चुका होता है। नर्व रूट्स की इन्फिल्ट्रेशन, मेनिंजीज की और ज़्यादातर ब्रेन की भी जो है ना वो डिजीज़ को प्रोग्रेशन देती है। उसके बाद आती है इम्यूनोफिनोटाइप। लिम्फोइड कंपोनेंट एक्सप्रेस करता है बी सेल के मार्कर जैसे कि CD20 और सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन, जबकि प्लाज्मा सेल का जो कंपोनेंट है ना वो सेक्रेट करेगा सेम इम्यूनोग्लोबुलिन को जो एक्सप्रेस होगी उन लिम्फोइड सेल के सरफेस के ऊपर। तो इन ऑलमोस्ट सारे ट्यूमर्स में जो सिक्रेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन है वो IgM होती हैं। क्लिनिकल फीचर कौन से प्रेजेंट करेगा पेशेंट इस केस में? डोमिनेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नॉन स्पेसिफिक होती है, वीकनेस, फटीग, वेट लॉस। हाफ ऑफ द पेशेंट में तकरीबन जो है ना लिम्फेडेनोपैथी, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली ये हमें मिलेंगी। अनीमिया जो है वो बोन मैरो की इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हुई है। 10% लोगों में ऑटो इम्यून हीमोलाइसिस भी होती है जो कि कोल्ड एग्लूटिनेंट्स की वजह से हुई है। IgM एंटीबॉडीज़ बाइंड कर जाती है रेड सेल्स के साथ 37 डिग्री या उससे कम के टेम्परेचर पे।